हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आंसू में। आज के इस वीडियो में हम सोशल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हमारा सही आंसर भी होगा। आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि बोल रहा है दूसरा प्रश्न कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर निकट दृष्टि दोष होता है। तो आइए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है। तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है और निरंतर परिवर्तित होता जाता है। तो हमारा सही आंसर सी होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है। चौथा प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। आई स्क्वायर आर बी में है, आई आर स्क्वायर सी में है, वी आई और डी में है वी स्क्वायर बाई आई आर, वी स्क्वायर बाई आर। तो हमारा आंसर जो होगा सही बी होगा। उसके बाद आइए पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पांचवा प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है। तो पांचवा प्रश्न बोल रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो किसके द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। पक्षमावी मांसपेशियों द्वारा। ठीक है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है। तो पक्षमावी मांसपेशियों द्वारा। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा। बोल रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और डी में है कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा बी होगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऐसे भी पूछ सकता है कि विद्युत मोटर का क्या कार्य है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। उसके बाद आते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। ए में है टंगस्टन, बी में है तांबा, सी नाइक्रोम तथा डी जस्ता। तो हमारा राइट आंसर होगा ए टंगस्टन। उसके बाद बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न क्या बोल रहा है देख लेते हैं कि आठवां प्रश्न क्या बोल रहा है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो हमारा सही आंसर होगा सी 5 सतहों से। एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। उसके बाद आइए 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 9वां प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो तो दर्पण होगा। प्रतिबिंब का आकार यदि हमेशा वस्तु के बराबर हो तो कौन सा दर्पण होगा। तो वह समतल दर्पण होगा। उसके बाद आइए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा माइकल फैराडे, जिनका शॉर्ट नाम है फैराडे और उनका पूरा नाम है माइकल फैराडे। आइए 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि 11वां प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है। 11वां प्रश्न बोल रहा है कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। आकाश का रंग नीला क्यों होता है दोस्तों। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला होता है। और ऐसे भी और एक आपसे और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंतरिक्ष में से चंद्रमा की सतह से देखने पर आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है या आकाश कैसा दिखाई देता है। तो उसका आंसर होगा काला। चंद्रमा से आकाश कैसा दिखता है। तो चंद्रमा की सतह से आकाश काला दिखता है। कौन सा कलर का दिखता है चंद्रमा की सतह से आकाश काला। उसके बाद आइए हम 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा 12वां प्रश्न क्या बोल रहा है। आइए देख लेते हैं 12वें प्रश्न को। 12वां प्रश्न बोल रहा है कि सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को सुस्पष्ट यानी कि स्पष्ट देख सकता है। तो सामान्य नेत्र जो कि है अनंत तक की वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है। उसके बाद
हमारा देख लेते हैं कि 13वां प्रश्न क्या बोल रहा है। लेंस की एसआई मात्रा का लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक कौन है? मीटर का पावर -1, m-1 इज राइट आंसर। उसके बाद 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 14वां प्रश्न क्या बोल, आइए देखते हैं कि हमारा 14वां प्रश्न क्या है। अभिक्रिया CuO प्लस H2 से बनता है Cu प्लस H2O में किसका उपचयन हो रहा है? यानी CuO और H2 को मिलाया जाता है तो बन रहा है Cu प्लस H2O यानी कि जल। तो इसमें किसका उपचयन हो रहा है? तो इसमें किसका देख लेते हैं हम, ऑप्शन देख ले रहे हैं। क्या है ऑप्शन? Cu का उपचयन हो रहा है, H2 का उपचयन हो रहा है, Cu का उपचयन हो रहा है और H2O का उपचयन हो रहा है। तो इसमें हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। 14 का राइट आंसर बी है। उसके बाद आइए 15वें प्रश्न की ओर। 15वें प्रश्न को देखते हैं कि हमारा 15वां प्रश्न क्या बोल रहा है। सोडियम की संयोजकता क्या है? सोडियम की संयोजकता क्या है दोस्तों? क्या है सोडियम की संयोजकता दोस्तों? सोडियम की संयोजकता 1 है। सोडियम की संयोजकता क्या है? तो सोडियम की संयोजकता हमारी 1 है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने 16वें प्रश्न की ओर। 16वें प्रश्न को देखते हैं कि 16वां प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है। तो देखते हैं 16वें प्रश्न को। अल्केन का समान सूत्र है। अल्केन का समान सूत्र क्या है दोस्तों? CnH2n+2। अल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2। तो हमारा सी इज राइट आंसर। उसके बाद 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 17वां प्रश्न आ गया है। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन को पढ़ूँ और इसका आंसर बताऊं, इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उस टॉपिक पर वीडियो लाएंगे। उसके बाद बोल रहे हैं कि उसके बाद क्वेश्चन बोला है कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है दोस्तों। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। उसके बाद 18वें प्रश्न की ओर चलते हैं कि 18वां प्रश्न क्या बोल रहा है। 18वें प्रश्न की ओर चलते हैं कि 18वां प्रश्न क्या बोल रहा है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं दोस्तों? 18 वर्ग हैं आवर्त सारणी में। उसके बाद 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा 19वां प्रश्न क्या बोल रहा है। तो 19वां प्रश्न बोल रहा है कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि हमारा 20वां प्रश्न क्या बोल रहा है। 20वां प्रश्न बोल रहा है कि कार्बन क्या है? तो कार्बन क्या है दोस्तों? कार्बन हमारा क्या है? क्या है दोस्तों कार्बन? जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है कार्बन? मैं बताता हूँ, अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। उसके बाद हम 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 21वां प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है। 21वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो कौन सा दुर्बल अम्ल है दोस्तों? HCl दुर्बल अम्ल है कि HNO3 है, H2SO4 और CH3COH। इसमें से कौन सा दुर्बल अम्ल है दोस्तों? तो हमारा आंसर होगा डी इज राइट आंसर। CH3COH एक दुर्बल अम्ल है। उसके बाद 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है दोस्तों? पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? जल्दी से बताइए पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? ए इज राइट आंसर होगा हमारा। ए राइट आंसर है 19। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा 23वां प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो कौन सा मुख्यतः बायोगैस है? इसमें से H2O बायोगैस है कि CH4 है? उसके बाद हमारा आंसर है, ऑप्शन है कि C2H6 और C4H10। तो इसमें से कौन सा बायोगैस है? CH4। CH4 एक बायोगैस है। कौन बायोगैस में है इसमें से दोस्तों? CH4। CH4 जो है वो की एक बायोगैस है। उसके बाद 24वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा 24वां प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि दोस्तों कि हमारा 25वां प्रश्न क्या बोल रहा है। 25वां प्रश्न देख पढ़ लेते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं दोस्तों?
किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। अब किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। उसके बाद 26वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा 26वां प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है 26वां प्रश्न कि कौन शून्य वर्ग का तत्व है? कौन शून्य वर्ग का तत्व है दोस्तों? हीलियम। हमारा आंसर होगा हीलियम। उसके बाद 27वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा 27वां प्रश्न क्या बोल रहा है? 27वां प्रश्न हमारा बोल रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। तो स्वपोषी पोषण यानी स्वपोषी कौन होता है दोस्तों? तो पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे के पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो इसमें से सभी पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, ये यानी हरी पत्तियों में उनका भोजन तैयार होता है, और सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। इसलिए डी हमारा राइट आंसर होगा। डी क्या है? डी राइट आंसर है। स्वपोषी पोषण के लिए ये सभी आवश्यक हैं। उसके बाद 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 28वां प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है? देखते हैं 28वें प्रश्न को दोस्तों। इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंगक है? इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंगक है हमारा? तो पत्ती। कौन सा इसमें प्रकाश संश्लेषी अंगक है? पत्ती, क्योंकि पत्ती में क्लोरोफिल होता है, जिसको हम लोग हरित लोग है। 29वें प्रश्न की ओर आते हैं। बोल रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है दोस्तों? तो यकृत। यकृत जो कि है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। उसके बाद 30वें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 30वां प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है? पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है। यानी पादप में जाइलम किस लिए उत्तरदायी है दोस्तों? तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के परिवहन के लिए। नाम से ही इसके प्रतीत होता है। जाइलम जल और फ्लोएम देखिए इसका एक सूत्र हम बता देते हैं। जाइलम जल और फ्लोएम फूड। यानी जाइलम जो होता है जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, और फ्लोएम से फूड यानी फूड के उत्तरदायी। यानी फूड यानी क्या होता है दोस्तों? भोजन। तो फ्लोएम फूड के लिए उत्तरदायी होता है, और जाइलम जल के लिए उत्तरदायी होता है, जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऐसा कहीं भी क्वेश्चन आना है तो घबराना नहीं है, लिख के आना है दोस्तों। उसके बाद 31वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 31वां प्रश्न क्या बोल रहा है? 31वां प्रश्न बोल रहा है कि एक कोशिकीय शैलाओं में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैलाओं में जल का परिवहन होता है। कैसे होता है दोस्तों? परासरण द्वारा, चालनी नलिकाओं द्वारा, विसरण द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, परासरण द्वारा एक कोशिकीय शैलाओं में जल का परिवहन होता है दोस्तों। उसके बाद 32वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा 32वां प्रश्न क्या बोल रहा है? तो 32वें प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। 32वां प्रश्न हमारा बोल रहा है कि मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं दोस्तों? तो 2 कोष्ठक होते हैं मछली के हृदय में। पढ़ते हैं कि हमारा 33वां प्रश्न क्या बोल रहा है। तो पढ़ते हैं 33वें प्रश्न को। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो हमारे ऑप्शन है CO2, CO, NH3, और डी में है बी और सी दोनों। तो हमारा राइट आंसर जो होगा डी होगा, जो है बी और सी दोनों। तो बी में है CO और सी में है NH। उसके बाद हम बढ़ते हैं 34वें प्रश्न की ओर दोस्तों। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है दोस्तों? तो क्या है ऑक्सीजन? पहले हम देख लेते हैं कि ऑप्शन हमारा क्या है। ऑक्सीजन एक हार्मोन है कि बी में है कि ऑक्सीजन एक वसा है, सी में है कि ऑक्सीजन जो है हमारा एक एंजाइम है, और डी में है कि ऑक्सीजन हमारा कार्बोहाइड्रेट है। तो ऑक्सीजन ना तो वसा है, ना ही कार्बोहाइड्रेट है, और ना ही एंजाइम है। तो ऑक्सीजन क्या है दोस्तों? एक हार्मोन है। ऑक्सीजन हमारा जो है एक हार्मोन है। उसके बाद आते हैं 35वें प्रश्न की ओर दोस्तों। नर हार्मोन है, एक नर हार्मोन है। यानी नर हार्मोन कौन सा है? एड्रीनालिन है, थायरॉक्सिन है, एस्ट्रोजन है, और टेस्टोस्टेरोन है। तो हमारा नर हार्मोन कौन सा होगा दोस्तों? डी, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो कि है नर हार्मोन है। उसके बाद 36वें प्रश्न को देखते हैं कि 36वां प्रश्न क्या बोल रहा है? इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इनमें से कौन सी अलैंगिक जनन की विधि है दोस्तों? तो विखंडन, मुकुलन और द्विखंडन, इनमें से सभी अलैंगिक जनन की विधियां हैं। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 37वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा 37वां प्रश्न क्या बोल रहा है? आइए देखते हैं 37वां प्रश्न को। पराग कोष में होते हैं, क्या होता है? पराग कोष में क्या होते हैं दोस्तों? परागकण होते हैं। पराग कोष में क्या होते हैं दोस्तों? तो पराग कण होते हैं। उसके बाद 38वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 38वां प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है?
आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। आनुवांशिक गुणों का संदेश किस में होता है दोस्तों? डीएनए के अणुओं में, जीवद्रव में, तंत्रिका में और मस्तिष्क में। तो आनुवांशिक गुणों का संदेश जो होता है वो डीएनए के अणुओं में होता है। डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है दोस्तों। उसके बाद 39वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा 39वां प्रश्न क्या बोल रहा है। 39वां प्रश्न बोल रहा है कि किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है दोस्तों। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। आनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल कहलाते हैं। हाइड्रिला पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? हाइड्रिला पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो हाइड्रिला पौधों में रंध्र पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं हाइड्रिला पौधों में रंध्र? पत्तियों में, तना में, पत्तियों एवं तना दोनों में। तो पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं हाइड्रिला पौधों। हाइड्रिला पौधे में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो पत्तियों में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और एक बात और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।